चलो जी, जो लास्ट क्लास में अपन आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया था ना, नहीं हो पाया था ढंग से। तो हेडिंग लगाओ। हाँ जी, तो हेडिंग लगाओ आयनिक इक्विलिब्रियम। अब भाई आयनिक इक्विलिब्रियम देखो बेटा, सिंपल सी कहानी, चैप्टर बहुत आसान सा है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है। बस आज आज साइन कर लो, कल से बहुत आसान, आज आज थ्योरी है, ठीक है। तो भाई आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, देखो सिंपल सी कहानी। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। कि सर इलेक्ट्रोलाइट उन्हें बोलते हैं जिनको बेटा हम पानी में डालें या मतलब सॉल्वेंट में डालें और वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द कंपाउंड विच ब्रेक इन ए सॉल्वेंट इनटू देयर आयंस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है, तो लिख लो, द कंपाउंड विच ब्रेक इनटू आयंस इन द कंपाउंड विच ब्रेक इन सॉल्वेंट इनटू देयर आयंस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन से होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बातें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट 2000 100% डिसोसिएट इनटू देयर आयंस नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट दोज आर पार्शियली डिसोसिएट। तो ये तो क्या है बेटा, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये कैसे होते हैं बेटा, पार्शियली डिसोसिएट। क्लियर है। नेक्स्ट इनमें क्या है बेटा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आर 100% डिसोसिएट व्हेन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब हम जब इतना पानी डालेंगे कि इनफाइनाइट हो जाए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट वन अपने पास बात है कि सर इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या है बेटा, साल्ट। क्या है बेटा, साल्ट। जैसे KCl है, NaCl है, Na2SO4 है। क्लियर है। या फिर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जैसे आपके पास HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस क्या है बेटा, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या स्ट्रॉन्ग है, बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड कौन है बेटा, जैसे HCN, CH3, C डबल बॉन्ड OH, HF, HNO2। ये सब क्या है बेटा, वीक एसिड। ध्यान रहे HF वीक एसिड है। क्या है बेटा, वीक एसिड, क्योंकि HF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। H2S। फिर वीक बेस कौन है बेटा, अमोनिया और उसके ये वाले अमोनिया डेरिवेटिव RNH2, R2NH, R3N, pyridine। कौन बेटा, pyridine, NH4OH। ये क्या है बेटा, वीक बेस। क्या है बेटा, वीक बेस। क्लियर है सबको। चलो जी, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, पहले लिख लो इसे स्पीडली। लिख लिया। ये इलेक्ट्रोलाइट खुद दो तरह से डिसोसिएट होते हैं। कितने तरह से डिसोसिएट होते हैं बेटा, दो तरीके से डिसोसिएट होते हैं। एक तरफ लिखो बेटा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की बात है, दोनों में कोई नहीं। इलेक्ट्रोलाइट फिर से टेबल बना के बंद करके फिर से टेबल बना लो, फिर से दो पार्ट कर दो। ऐसा कोई नहीं है कि वीक स्ट्रॉन्ग, बस छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, तुम्हें पता है। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट नहीं आएगा। एक तरफ लिखो बेटा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ लिखो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ लिखो बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को बेटा अपन
सूडो इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सूडो इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बड़ी टेबल नहीं है, 3-3 लाइन, 2-2 3-3 लाइन की है। मैंने कब बोला? तो लिखो बेटा। अब जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, कि तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता कौन है कि सर जो आयंस दे, या तो अपनी मोल्टन फॉर्म में दे या एक्वस में दे। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड होता है ना तो करंट का फ्लो नहीं करता। कि सर करंट का फ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, सॉलिड में वो चल नहीं सकते उसके आयंस। लेकिन जैसे मैं उसको मोल्टन करता हूँ, पिघालता हूँ, पधारो माता, टाइम पे पधारा करो थोड़े सा। कितनी बार कहना पड़ेगा? 10 मिनट पहले आया करो। हाँ मानता हूँ बेटा, फिर भी तुम्हारी क्लास कोचिंग का टाइम 7:30 है, तुम ये मान के चला करो। मानते क्यों? कितना है? थोड़ा जल्दी आया करो, है ना। हमेशा ध्यान रखो ना कि भाई जल्दी चलना है। क्लास में आके 10 मिनट पहले बैठते हो, थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हो ना। अब तुम सीधे अचानक आए हो, सीधी यॉर्कर पढ़ रही है, समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे आगे 5-10 मिनट दोस्तों से हेलो हाय पूछा, तो माहौल में ढल जाते हो। ले तुम आते हो, फिर आते ही ठीक है क्लास चल रही है, बीच में क्लास में कूदते हो एकदम पैरासूट लेके। ले रहे हाँ, अर्जेंटीना जीत गई, अब खुश है। मेसी को सब जिंदगी में मेसी को कुछ नहीं चाहिए, जितना चाहिए, अब रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर बन गया वो। दोनों में एक ही तो डिफरेंस था, बाकी सब बराबर जीते हुए थे। एक के पास फीफा गया, खत्म कहानी। अब ध्यान से क्या नहीं, वैसे मैंने जिंदगी में कल पहली बार फुटबॉल देखा, मस्त मौज आती है, बहुत मजे आते हैं। मैंने पहली बार फुटबॉल में मैंने कहा कुछ नहीं है, चलो फुटबॉल ही देखते हैं लाइक वाला। नहीं मैंने देखा कल। अब जान से बात नहीं। तो बड़ा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट के करो बात गया छरी। ऐ एक ये माता है, तो भी टाइम पे मर लिया अगर। चलो उधर, ग्रामीण से नहीं पता, गेट वेट बंद करते हैं, संस्कारी से बोलते हैं। अब ध्यान से बात नहीं, अब टॉपिक पे आते हैं अपने वापस से। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है छरी। तो बेटा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि बेटा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा बेटा, फ्लो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर अपन बात करें कि जो अगर मैं उसको या तो पानी में डालूं तो अपने आयंस में टूट जाए, या मैं उसको मोल्टन कर दूं मतलब पिघाल दूं, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में तो करंट का फ्लो करता नहीं है। तो या तो आप उसे पिघाल दो, जैसे आप पिघालोगे उसके आयंस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? आयंस मिल जाएंगे। और आयंस आने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। या फिर आप उसको क्या कर दो बेटा, पानी में डाल दो। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, कि जो अपनी मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, उसे तो हम बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्टन फॉर्म में कंडक्टेंस नहीं शो करते लेकिन एक्वस में ही करते हैं। कि सर मोल्टन फॉर्म में नहीं करते, ऐसा क्यों हो सकता है? जैसे मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके सारे बॉन्ड कोवलेंट है। सारे बॉन्ड क्या है? कोवलेंट। जब इसको आप पिघाल दोगे तो H+ देगा नहीं है, ये H+ पानी में देता है। लेकिन अगर इसका आप एक्वस फॉर्म लोगे तो ये पानी में क्या दे देगा बेटा, H+। तो इसका मतलब है पानी में H+ देता है। किसमें H+ देता है? पानी में H+ देता है ये भाई साहब। और अगर ये पानी में H+ देता है तो ये पानी में क्या दिखाएगा बेटा, कंडक्टेंस। तो मोल्टन फॉर्म में तो नहीं दिखाएगा। तो सिंपल सी कहानी है कि ऐसे साल्ट जो मोल्टन और एक्वस दोनों में दिखाए उसे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, और जो सिर्फ एक्वस में दिखाए पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट या सूडो इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, electrolyte which conduct electricity, electrolyte which conduct electricity in aqueous solution as well as in aqueous solution as well as its molten form, aqueous solution as well as its molten form। जो बेटा एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म दोनों में क्या करे बेटा, कंडक्टिविटी शो करे, क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट में लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, electrolyte which conduct electricity
इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, इन एक्वस सॉल्यूशन है ओनली। चलो जी, यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने। चलो जी, तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ट्रू, हाँ दोनों की डेफिनेशन लिख ली। अब ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा, सारे साल्ट। तो लिखो ऑल सॉल्ट, जैसे NaCl, KCl, और ऑल सॉल्ट में लिख देना ऑल आयनिक सॉल्ट, जो आयनिक कंपाउंड्स है ना बेटा, कई ऐसे कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है, जैसे AlCl3। आपने इस बात में आ जाऊंगा ही नहीं, पहला ही लूंगा। चलो भाई अब बातें मत करो प्लीज यार, वैसे ही लेट हो रहा हूँ मैं, क्यों फोकट में कोर्स खींचने नहीं देते हो तुम बातें कर करके। लिखो, तो NaCl और KCl क्या बोले बेटा, हाँ ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अपने ऑल आयनिक है साल्ट, जितने में आयनिक कंपाउंड है, जैसे AlCl3 आयनिक नहीं है, कौन, AlCl3 कोवलेंट कंपाउंड है, क्लियर है, तो कोवलेंट है तो बेटा वो इसमें पानी में डिसोसिएट हो सकता है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड जो कोवलेंट है, अगर वो कोवलेंट करेक्टर रखते हैं तो वो जब पिघलते हैं तो अपने आयन से नहीं देंगे, लेकिन वो अगर डिसोस किसी आयन से सॉल्वेंट में डिसोसिएट होकर देते तो बात अलग है, ठीक है। पानी में डिसोस मतलब जो अपने आयन्स में रहे वो कौन रहता है, आयनिक कंपाउंड रहता है, और सारे कंपाउंड आयनिक नहीं होते हैं, क्लियर है। तो लिखो ऑल आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक है सॉल्ट लिख लिया। अब बेटा आयनिक सॉल्ट जनरली किसके है बेटा, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के तो पक्का ही है, तो लिख देना ब्रैकेट में साल्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ये बेटा मोल्टन में सब में देते हैं बेटा, ये क्लियर है। जैसे आपके NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्या है बेटा, आपसे मोल्टन कर लो चाहे इनको क्या कर लो बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट लिखो बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट में, तो बेटा ऑल कोवलेंट कंपाउंड, ऑल कोवलेंट कंपाउंड, ऑल की जगह जनरली कर लो, जनरली कोवलेंट कंपाउंड, जनरली कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड जैसे आपके पास है CH3COOH, आपका HCl, आपका H2SO4, आपका HNO3, से वो उससे कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर है। तो देखो इनमें ऐसे मत करना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले तो ट्रू, वीक वाले पोटेंशियल, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे HCl है, HCl H+ नहीं देता ना, पानी में देता है, आ रही बात समझ। तो वीक और उसका वाला पंगा नहीं है इसमें, है ना, कि जो पानी में दे सिर्फ, तो पानी में कौन देंगे, कोवलेंट बॉन्ड पानी में H+HCl, ये तो पिघाल दो तो HCl रहने वाला है, लेकिन पानी में H+ है, तो वहां आइंस है, वहां क्या है आइंस। तो बेटा वो पानी में घुले हुए ही होते हैं, पिघाल के HCl तूने कब यूज किया है, HCl आयनिक कंपाउंड कहाँ से है, पानी में आयनिक है, ये पानी में H+ देता है ये, हाँ तो पानी में देता है वो, खुद में पड़ा पड़ा नहीं देता, ठीक है, वरना डेफिनेशन ये थोड़ी होती है जो पानी में H+ दे, क्लियर है। हम यूं कहते थे जो H+ दे, पिघावा HCl कब यूज किया, पानी में घोल के तो दिया होता तुम्हें। नेक्स्ट लिखो बेटा इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम फॉर, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl है बेटा आपके पास में एक्वस, ये ब्रेक डाउन होता है बेटा Na+ और Cl- में, क्लियर है, देख लिया। अब बेटा इसमें अपने को पता है कि अपने कहा कि NaCl की किसी कंसेंट्रेशन अपने पास A है और ये 0 है। अब आप कहते हो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूट जाएगा, तो अगर ये पूरा टूट जाएगा तो मैंने कहा किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे, किसी टाइम t इक्वल टू T1 पे ये 0 हो जाएगा, ये A माइ, और ये कितना हो जाएगा A, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा A² / 0, मतलब ये तो इनफाइनाइट है, और कोई इनफाइनाइट भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या, नहीं। और फिर पहली बात इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, अरे भाई साहब फॉरवर्ड तो रिएक्टेंट तो बचा ही नहीं, तो मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं है,
मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। इनका तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, तो क्या लिखोगे, वी कैन नॉट डिफाइन इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो मतलब आपके पास जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो पूरा ही तोड़ दो, इरिवर्सिबली पूरा ही तोड़ दो। जैसे मेरे पास HCl आया, तो आप क्या करोगे बेटा, H प्लस और Cl माइनस में, मैंने कहा ये 0.1 मोलर है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, टाइम t इक्वल टू T1 पे ये 0, तो इसके 0.1 को पूरा ही तोड़ दो। साइन से क्या, साइन तो हमें पता खुद से ही, रिएक्शन जब इरिवर्सिबल है मतलब इरिवर्सिबल ही है, साइन तो अपने को बताइए खुद से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहे तो भी कहना ठीक है, यूं लगा रखा है, पूरा ही तोड़ो, क्या करो बेटा, पूरा ही ऐसे पूरा खत्म करो और ये ले, तो भी खुश रहेगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। हाँ जी माता जी, आपके साइन जरूर मैं साइन रहूंगा। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे बेटा, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, द रिएक्शन, जो क्या, सॉरी, वी कैन नॉट डिफाइन इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिख लेगी। चलो ठीक है, तो इसमें रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी कोई लेने देना है क्या यहाँ पे, इससे कोई रिवर्सिबिलिटी का लेने देना नहीं है। अब बेटा जो अपन पूरा का पूरा एक आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, उसमें सारे के सारे बाइनरी साल्ट है। बाइनरी साल्ट का मतलब क्या है कि एक ही केटाइन और एक ही एनाइन देंगे, एक से ज्यादा नहीं देंगे एक बार में। कि सर जैसे H2, जैसे H3PO4 है, ये H2S है, तो मैंने कहा ये बाइनरी का मतलब एक H माइनस और एक H प्लस, फिर HS माइनस फिर टूट सकता है, मुझे कोई दिक्कत है, H2 माइनस और H प्लस में, मुझे इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन एक बार में एक ही केटाइन और एक एनाइन देगा, सारे के सारे, एक बार में दो वाले भी नहीं पड़ेंगे, बाद में ये भी देंगे, मतलब नहीं है सर, मोस्ट ऑफ यही अपने पास बाइनरी साल्ट क्या है बेटा, तो लिखो बेटा, और बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि बेटा हमारे पास कोई ए बी एक्वस का मतलब पानी में घोल दिया इसको, तो ये किस में टूटेगा बेटा, A प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। मैंने कहा किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये A है, ये 0 0, तो ये क्या होगा बेटा, A माइनस एक्स, एक्स और एक्स, किसी टाइम इक्विलिब्रियम पे, क्यों, क्योंकि बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा तो टूटा ही नहीं है कभी भी, तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करेगा। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वहां पे हम पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पढ़ेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम अल्फा बोलेंगे, क्या होगा बेटा, इनिशियल अमाउंट अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, जितना टूटा अपॉन ए इनिशियल अमाउंट। अब बेटा मुझे पता है मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा ए लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं बेटा, अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस ए डॉट अल्फा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए अल्फा। तो ये लिखो चाहे, सॉरी, अल्फा स्क्वायर डॉट ए, दोनों मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये लिखो चाहे वो लिखो, तो अपन सीधा इसी को यूज करेंगे, इधर उधर पलटी मारना अपने को आता ही है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, अगर यही कहानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती, फॉर वीक एसिड, अगर मैं इसको किसके लिए लिखूं बेटा, फॉर ए वीक एसिड की, सर ये सारी कहानियां अपन एक वीक एसिड के लिए लिखें, तो जैसे अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड H, ये एक वीक एसिड है बेटा, ये किस में टूटेगा बेटा, CH3CO माइनस और H प्लस में, CH3COH एक्वस इसी में टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो बेटा मैंने कहा किसी टाइम t 0 पे ये A था, ये 0 0, तो ये क्या होगा बेटा, A माइनस एक्स, एक्स और एक्स। तो बेटा मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा आपके पास में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए एक्स। क्लियर है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए हमें बोल देते हैं के। अब इस रिएक्शन को अगला ऐसे भी लिख के दे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, वो बेटा H2O से रिएक्शन करता है और बनाता है CH3CO माइनस और H3O प्लस।
तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन ए, और पानी तो बेटा वैसे भी एक्सेस है तो कोई लेना देना। CH3 C डबल बॉन्ड ए H। अब आपको सर ऊपर वाले में तो H प्लस आएगा, इसका अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, CH3CO माइनस और ए H प्लस अपॉन CH3C डबल बॉन्ड ऑफ H। कि सर दोनों सेम है क्या, चलो आपने पानी का तो हमने पढ़ रखा है एक्सेस में तो कोई लेना देना नहीं, यूनिट मान के छोड़ दिया। लेकिन उसका क्या कहना है, H3O प्लस H प्लस सेम चीज है। मैंने कहा बेटा एक H प्लस है, पानी में डाला तो मैंने कहा ये 1 मोलर है। कितने मोलर है, 1 मोलर। तो ये कितने H2O को ऑब्जॉर्व करेगा, 1 मोलर H2O को ऑब्जॉर्व करेगा और क्या बनाएगा, 1 मोलर है। क्या वही तो है, पानी तो खूब सारा है, पानी का कंसेंट्रेशन थोड़ी H प्लस के साथ 1 मोलर जुड़ेगा। मैंने कहा इसने फिर से एक और H3O प्लस ने फिर से एक H2O एब्जॉर्ब किया, क्या बनाएगा H5O2 प्लस। अब भी कितने मोलर बनेगा, 1 मोलर। 1 मोलर ने ये बनाया एब्जॉर्ब किया एक H2O, तो 1 मोलर H3O प्लस बना। 1 मोलर H3O प्लस कितने को एब्जॉर्ब करेगा, एक H2O को, ये बनेगा। अगर इसने फिर से एक H2O को और एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बनेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, तो H प्लस 1 मोलर ही। पानी तो एक H, उस पानी H एक H प्लस पे कितना चिपकाएगा, एक H2। फिर ये क्या बना, एक H3O प्लस, ये कितने को चिपकाएगा, एक। तो 1 मोलर ही बना रहेगा कि नहीं रहेगा, पानी तो एक्सेस में, पानी तो क्या है एक्सेस में। तो ये सब चीजें सेम है, कुछ भी लिख दो चाहे, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, कोई फर्क है। एक H प्लस के चारों ओर पानी चिपक रहा है, पानी का मतलब है कंसेंट्रेशन तो H प्लस की है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखो चाहे ये लिखो। अरे बात समझ में, क्योंकि मैंने यहाँ एक्वस लिखा मतलब क्या, पानी में घुला हुआ है, पानी लिख दे साइड में तो भी मुझे कोई दिक्कत है। चाहे यहाँ पे H3O प्लस लिखो चाहे H2O लिखो, मुझे अपने ऑर्गेनिक पढ़ रखे दोनों सेम चीज होती है, क्या होती है सेम। पानी से क्या लेने देना है, पानी कोई कंसंट्रेशन थोड़ी, कंसंट्रेशन किसकी है, H प्लस की। उस H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी H3O प्लस की, और जितनी H3O प्लस की होगी उतनी H5O2 प्लस की, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, पानी तो एक्सेस में क्या है बेटा, तो ये बेटा वीक एसिड के लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, वीक एसिड के लिए। इधर वाला लिख लिया, चलो क्या बेटा, चलो लिख लो फटाफट लिखो। चले, काटना फूटना कुछ नहीं होता, बात वही है, काटना कोई वैल्यू थोड़ी है, नंबर थोड़ी है कि नंबर 5 है तो 5 से काट दे, कंसंट्रेशन है, 1 मोलर एक कंसंट्रेशन है, वो एबीसीडी थोड़ी पढ़ रहा हूँ काट दे हम, ठीक है। नंबर तो एक कंसंट्रेशन है ना, 1 मोलर। कंसंट्रेशन देख रहे नहीं है, मोलरिटी, स्टोइकियोमेट्री 1 से 1 बनता है, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके 3 2 5 मिले, लेकिन बना तो 2 मोल ही। लिख लिया सबने, चले आगे। नेक्स्ट बड़ा ध्यान से, कोई बात नहीं। अगर अपन बात करें फॉर वीक बेस, किसके लिए बात करें बेटा, फॉर वीक बेस। तो वीक बेस जैसे मेरे पास NH4OH है, एक्वस, एक इसमें टूटेगा बेटा NH4 प्लस एक्वस और है OH माइनस है एक्वस। तो जो इसका Kb जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही आएगा बेटा।
मैंने कहा ये ए और ये जीरो जीरो, तो ये क्या आएगा बेटा एक्स और एक्स, तो क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। ये वीक बेस का डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लिख दिया के बी, मैंने लिख दिया के बी फोर एन एच फोर ए ओ एच। बोलो कोई दिक्कत है कि सर ये तो एन एच फोर ओ एच था, इसने ओ एच माइनस दे दिया, अगर अमोनिया होता तो क्या करते, तो कोई टेंशन नहीं। ये अपने पास अमोनिया है, इसकी पानी से रिएक्शन करा दो, तो ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा, क्या बना देगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो आपको पता है इसको A, ये जीरो जीरो, ये A माइनस है X, तो ये X और X, तो टाइम के इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा इसका NH4 प्लस अपॉन OH माइनस डिवाइडेड बाई NH3H2, तो वैसे भी एक्सेस में, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा के बी फोर। अब मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट कहूंगी के बी फोर अमोनिया और के बी फोर एनएच फोर सेम है, कैसे? फिर एनएच फोर ओएच अमोनिया दो अलग अलग चीज है कि सेम है? लेकिन ये तो देखो के बी तो बराबर है दोनों का। मैं किस कुछ चीज मतलब रिएक्शन पर भी डिपेंड होता है कि नहीं होता है? CH3COOH और HCN का सेम होता है क्या? कि सारे वीक एसिड का सेम है, इन दोनों का सेम कैसे? देखो बेटा अमोनिया कुछ नहीं NH4OH ही है, अमोनिया जो पानी में डालते हैं ना, तो पहले ये NH4OH बनता है और फिर NH4OH टूटता है NH4 प्लस और तो मतलब ये रिएक्शन यहाँ से नहीं हो रही है बेटा, ये जैसे इनको अपन ने लिख दिया ऐसे, ये पहले ये बना है फिर ये टूटा है, तो मतलब अमोनिया का लिखा चाहे इसका लिखा रिएक्शन तो सेम ही है भाई, रिएक्शन तो NH4OH की है, अमोनिया को पानी में डाला तो ये बना, तो सीधा तो ये बन ही नहीं रहा, सीधी रिएक्शन थोड़ी है, पहले ये बनता है NH4OH। अरे तो वो समझने के लिए है ना जानवरों, कि अपने बार बार ऐसी चीजों को, तभी तो दोनों चीजें लिख के दिखाई है ना, कि अपन सीधा लिख देते हैं, लेकिन हमें पता है NH4OH अमोनिया क्या है सेम, क्योंकि अमोनिया तो पानी में जाके NH4OH बना और वही NH4OH तो टूटता है, और आपको पता है किस तरह अलग अलग कंसेंट्रेशन लूं तो मेरे अपनी बात सिंपल है कि अलग अलग ले ले, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है बेटा? तेरी मर्जी है जो कंसेंट्रेशन ले, ये तो वही रहने वाला है, तो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट तो वैसे है नहीं, और दोनों चीजें सेम है, मतलब अगर अलग रिएक्शन होते जैसे एक CH3COOH और एक HCN होता तो दोनों का अलग अलग आता, क्योंकि हमने ये तो पढ़े रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर रिएक्शन का अलग होता है, लेकिन ये तो दोनों रिएक्शन सेम ही है, रिएक्शन तो इसी की है, यही तो हो रहा है, यहाँ तो कोई इक्विलिब्रियम थोड़ी है। हमारी बात समझ में? चलो जी, अब जैसे पिरीडीन है, तो पिरीडीन का कैसे लिखोगे बेटा? ये अपने पास पिरीडीन है बेटा, अब ये भी बेटा H2O से रिएक्शन कराएंगे, पिरीडीन को PY से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या करेगा बेटा H प्लस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा PYH प्लस OHA माइनस, क्लियर है? इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर है? बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा इसको उतार के, क्या इसमें पिरीडीन के H2O के साथ रिएक्शन कैसे होती है? बस H प्लस ले लेगा OH माइनस दे देगा, मतलब वो वाले बेस जो खुद OH माइनस नहीं देते वो पानी से H प्लस ले लेते, तो अपने आप सोल्यूशन में OH माइनस आ जाता है। रिएक्शन बताइए, अगर तुम्हारे सामने रिएक्शन आए तो कैसे लिखोगे? ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा एसिड बेस थ्योरी, तो ऐसा कोई जिसको एसिड बेस थ्योरी नहीं आती है? ले लिया, एसिड बेस थ्योरी क्या है बेटा? लिखो एसिड बेस थ्योरी, हेडिंग लिखो। एसिड बेस थ्योरी में तो तीन साइंटिस्ट थे, सबसे पहला कौन था? आर्रेनियस। कौन था? आर्रेनियस। आर्रेनियस ने क्या कहा था कि जो पानी में H प्लस दे एसिड और जो पानी में OH माइनस दे वो बेस,
क्लियर है? पानी में, किसमें बेटा? फिर ब्रोंस्टेड आया, उसने क्या कहा बेटा? जो किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस दे दे एसिड, और जो किसी भी सॉल्वेंट से H प्लस ले ले वो बेस। OH माइनस नहीं, बेस H प्लस पे, किस पे बेटा? H प्लस बेस। OH माइनस पे तो गड़बड़ हो जाती ना। आर्यनियस ने जो बोला उसको थोड़ा अलग दिखाना था। आर्यनियस ने कहा पानी में जो H प्लस दे एसिड, पानी में जो OH माइनस दे बेस, ये आर्यनियस है। ब्रोंस्टेड क्या है? जो किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस दे एसिड, और जो H प्लस ले वो बेस। सिंपल सी कहानी है, जो H प्लस देगा तो कोई लेगा भी तो सही। क्लियर है? नेक्स्ट वन है लुइस। लुइस ने कहा जो लोन पेयर दे वो बेस, और जो लोन पेयर ले वो एसिड। खूब पढ़ा हमने इसको, ऑर्गेनिक में 10-12 सुन लिया। क्लियर है? तो इसको कुछ पढ़ने में नहीं जरूरत है, नहीं है, सीधा हेडिंग लगाओ कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो ये तो बस ऐसे ही हेडिंग लगा इसके नीचे, नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या होता है कि अपने पास जैसे H2 है बेटा, इसने बेटा अमोनिया से रिएक्शन की, और रिएक्शन करके इसने बनाया बेटा NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब देखो ध्यान से, आई बात नहीं कि इसमें अगर मैं तुम्हें देखूं इस रिएक्शन में कि कौन एसिड कौन बेस, तो आपको सर H2O ने क्या लिया है बेटा? H प्लस दिया है। देख लो, इसने दिया तभी तो OH माइनस दिया है, तो इसने H2O ने H प्लस दिया है, दिया है तो ये कौन है? एसिड। और इसने लिया है तो ये कौन है? बेस। पहले तो ये तो हुआ। अब अगर मैं इधर से नहीं देख के इधर से देखूं रिएक्शन को, रिवर्सिबल है ना, इधर से देखो तो किसने H प्लस दिया है और OH ने, मतलब जो अमोनिया बेस था उससे जो प्रोडक्ट बना वो एसिड बना है, तो मतलब बेस से जो चीज बनी है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। और जो ये है OH माइनस, ये क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेट बेस। बोलो कोई दिक्कत है इसको? क्योंकि ये किससे बना है बेटा? एसिड से। तो मैं एक चीज सीख गया कि बेस के क्या मिलेगा? एसिड, और एसिड का बेस। मैंने कहा एसिड है तो आपको कॉन्जुगेट बेस देगा, मैंने कहा बेस है कॉन्जुगेट एसिड देगा, मैंने कहा इसने कॉन्जुगेट एसिड दिया मतलब ये खुद बेस था। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, इसी CH3 C डबल बॉन्ड OH है बेटा, इसकी रिएक्शन H2O से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? H2O से। क्या बनता है बेटा? CH3CO माइनस और H3O पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, इसने, ये कौन है बेटा? एसिड कौन है, और ये कौन है? बेस। तो ये कौन हो गया? कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड के क्या आएगा? बेस, और बेस के क्या आएगा? एसिड। मैंने कहा अमोनिया है बेटा, ये H2O से, सॉरी ये NaOH से रिएक्शन करता है और बनाता है बेटा NH2 नेगेटिव और H2O। ये कौन है बेटा? बेस। H प्लस दिया है, सॉरी H प्लस दिया एसिड, इस बार तो इसने H प्लस दिया है ना, ये एसिड और ये बेस। अगर ये एसिड है ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस, और बेस से कॉन्जुगेट एसिड। ये अपने पास है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करता है बेटा H2SO4 से और फॉर्म करता है CH3 C डबल बॉन्ड OH2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। मतलब इसने H प्लस लिया है तो ये बेस और ये एसिड, तो ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। ये चीज समझ में आई बेटा? तो हमने यहाँ से एक चीज सीखी कि सर क्या सीखी कि कोई भी चीज कभी एसिड नहीं है कभी बेस नहीं है, डिपेंड करता है सामने वाले पे कि सामने कौन है, उसी के सिचुएशन के आधार पे बेटा सिचुएशन बदलती रहती है। मतलब कोई हमेशा बेस नहीं है, कोई हमेशा एसिड नहीं है। और देखो ध्यान से, जो बेस है वो क्या देगा? एसिड, एसिड क्या देगा? बेस। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ये इस एसिड बेस लिख देते हैं, चलो मैं लिखवा देता हूँ सीधा, इतना लिखने की क्या जरूरत है। अगर बेटा आपका एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट क्या होंगे? वीक,
और एसिड और बेस वीक है तो कॉन्जुगेट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। उल्टा होता है हमेशा, क्या होता है, उल्टा। तो लिखो, अच्छा पहले ये लिखोगे, पहले लिख लो फटाफट। लिखो। अच्छा बातें मत करने लग जाए करो यार तुम्हें। तो पढ़ा नहीं रहे तो बात करनी जरूरी होती है क्या, नहीं करनी होती। हर बात इरिटेट नहीं करना होता है, हर बात का रिफ्लेक्ट नहीं करना होता कि बोलना होता है। बोला बात मत करो मतलब मत करो, लिख लिया चुप बैठ जाओ। नेक्स्ट लिखो बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, अपने पास में है एम्फोटेरिक। अच्छा लाइन, हाँ लिखो, इफ एसिड बेस, इफ एसिड बेस इज स्ट्रॉन्ग, if acid base is strong, then their conjugate are weak, then their conjugate are weak. If acid base are weak, then their conjugate are strong. तो जो सिंपल सी कहानी है बेटा, अगर अपने को पता है कि ये एसिड है तो ये क्या देगा बेटा पानी में H प्लस। देखो हमें इस रिएक्शन को पता है, इसको हमने एसिड क्यों कहा, रिएक्शन देख के पता लग रहा है कि इसने H प्लस दिया है, इसने H प्लस से दिया है, तो इसने H प्लस दिया है तो ये क्या हो गया बेटा, एसिड। और इसने H प्लस लिया तो ये क्या है, बेस। सेम कहानी है बेटा, एसिड है तो अगर ये एसिड है तो इसका ये क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, एसिड क्या देगा, कॉन्जुगेट है बेस, और बेस क्या देगा, कॉन्जुगेट है एसिड की। सर कैसे, रिएक्शन उल्टा देखो, NH4 इधर से देखो तो NH4 ने H प्लस दिया है और OH माइनस ने H प्लस से लिया है, तो मतलब ये एसिड है, लेकिन ये किससे बना है बेटा, बेस से, तो इसने नाम क्या रख दिया, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब एसिड क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या चीज समझ में आई बेटा, क्लियर है। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी सिंपल की कहानी क्या है कि एसिड के क्या आएगा बेटा, बेस, और बेस से क्या बनेगा, एसिड। एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड। किस तरह ये बेस किस बेस पे है, किस तरह ये बेस इसलिए है क्योंकि इसने H प्लस लिया है, क्लियर है। ये एसिड क्यों है, इसने H प्लस दिया है। ये एसिड क्यों है, इसने H प्लस दिया है, इसने लिया है। अगर ये बेस है तो उधर क्या बनेगा, एसिड, और ये एसिड उधर क्या बनेगा, बेस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक हेडिंग लगाओ, एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटोनिक। तो एम्फोटेरिक और प्रोटोनिक का मतलब क्या हो गया बेटा, जो H प्लस दे और ले दोनों, क्लियर। एम्फोप्रोटोनिक मतलब जो H प्लस ले और दे। एम्फोटेरिक क्या होते हैं बेटा, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो लिखो, दोज बिहेव, दोज एक्ट लाइक बोथ एसिड एंड बेस, दोज एक्ट लाइक, दोज एक्ट लाइक बोथ एसिड एंड बेस, क्लियर है। क्या कहलाते हैं बेटा आपके, एम्फोटेरिक। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझते हैं अपन कि भाई ये दोनों से क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। जब क्या होता है बेटा कि दोनों एसिड और बेस दोनों, इसे एम्फे प्रोटोनिक भी बोलते हैं, कि मतलब जो H प्लस दे भी सके और H प्लस से ले भी सके, क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि सर हमें कैसे पता चलेगा कोई किसी का कॉन्जुगेट है कि नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो दो कॉन्जुगेट के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो लिखो, टू कॉन्जुगेट हैव डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस, 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 टू कॉन्जुगेट हैव डिफरेंस ऑफ 1
डिफरेंस ऑफ 1H+, एक H+ का डिफरेंस होगा, क्लियर। या फिर OH- भी बोल सकते हो, बेस OH- देता है, तो मोस्टली तो अपने को H+ से काम बन जाएगा, किससे काम बन जाएगा, H+। OH- का तो बहुत कम देखना है, क्लियर है। देखो जैसे अपने पास है बेटा H3PO4, क्या है बेटा H3PO4, क्लियर है। अब अगर अपने पास ये H3PO4 है तो ये बेटा मुझे, मैंने कहा ये छोड़ो एसिड है, क्या है बेटा एसिड। अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा बेटा H+ देगा, अगर ये H+ देगा तो क्या बनाएगा H2PO4 है माइनस और H+। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया बेटा कॉन्जुगेट है बेस। अब अगर अपन बात करें H2PO4 माइनस, तो क्या देगा बेटा Ha2 और H+। अगर ये बेटा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस रहा होगा, लेकिन यहाँ इसने H+ दिया है, तो इसने H+ दिया है तो ये एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस। HPO4 2 माइनस है प्लस है, तो ये कौन है यहाँ पे, इसने एसिड, क्योंकि इसने H+ दिया है, तो ये क्या बनेगा कॉन्जुगेट है। तो बेटा देखो आप ध्यान से अगर इस चीज को नोट करो, तो इसको और इसको देखो, इसको और इसको नोट करो, तो ग्रीन वाला जो है वो एक बार ये कौन बेस है, एक बार ये एसिड है, मतलब ये क्या हुआ एम्फोटेरिक, क्या हुआ सिचुएशन के साथ, ये क्या है बेटा बेस है, सिचुएशन के साथ ये एसिड है। इसी तरह से ये H2H3 सॉरी HPO4 2 माइनस इस वाले रिएक्शन के लिए बेस है, और इस वाले रिएक्शन के लिए क्या है एसिड। लेकिन बेटा PO4 3 माइनस है, ये बेस ही रहने वाला, ये एसिड नहीं होने वाला, क्योंकि ये H+ दे ही नहीं सकता, और ये दे ही नहीं सकता तो मतलब ये क्या है बेटा बेस, हमेशा बेस है, क्लियर है। तो जैसे अगर अपन बात करें वो, हाँ तो मैंने नहीं किया एम्फोटेरिक हो गया, पर उसका मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन नहीं है वो, इसकी तो ये जनरल रिएक्शन है ना, क्लियर है। हाँ अब देखो ध्यान से, ये हाँ H3PO4 एसिड ही रहेगा। अब देखो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो मैं रिएक्शन पे देख लूंगा ना, इसका मुझे श्योरली पता है, इसका तो पता है H+ दे ही नहीं सकता, कहां से देगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास H2 है बेटा, क्या है बेटा पानी है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि पानी का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, क्या बताओ बेटा कॉन्जुगेट है, और पानी का कॉन्जुगेट है बेस बताओ। तो बेटा पानी का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, सुन लो पहले नहीं बोलते, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, क्या पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब पानी क्या होना चाहिए बेस होना चाहिए, और अगर पानी बेस होना चाहिए तो H+ लेना चाहिए, बेस तो H+ लेते हैं, तो H+ लेगा तो क्या बनेगा बोलो, मुझे कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो कॉन्जुगेट बेस मतलब पानी एसिड रहा होगा तभी तो बेस बनाएगा, और पानी अगर एसिड रहा होगा तो H+ दे देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, तो पानी का हाइड्रोजन छोड़ दे, क्योंकि बेस, क्लियर है भाई, बेस कब होगा ये, जब ये एसिड और एसिड का मतलब तो H+ दे। जैसे मैंने कहा अमोनिया है, मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो बेटा अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया खुद बेस रहे, और अगर बेस है तो मुझे पता कॉन्जुगेट में डिफरेंस तो एक H का ही है, तो अगर तू बेस है तो H+ ले ले, NH4+ डिफरेंस एक H का रहना चाहिए। मैंने कहा अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बताओ, मतलब ये एसिड है, अब बनाना इसका कॉन्जुगेट है तो डिफरेंस एक हाइड्रोजन का ही है, अगर एसिड तो एक हाइड्रोजन छोड़ दे, तो बेस क्या हो जाएगा NH2 माइनस। मैंने लिखा बेटा आपके सामने H2S, तो क्या H2 माइनस उसका कॉन्जुगेट होगा क्या, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है दो हाइड्रोजन का, तो आप क्या लिखोगे नॉट कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट है, क्योंकि कॉन्जुगेट में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस ही है। जैसे H2S का कॉन्जुगेट कौन होगा बेटा HS माइनस, कौन होगा बेटा, तो ये क्या है बेटा HS माइनस, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट है तो आपने कहा ये एसिड है, ये क्या है बेटा, तो ये क्या हो गया कॉन्जुगेट है बेस। अब जैसे मैंने कहा HS माइनस है, उसका कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड दोनों निकालो, तो कॉन्जुगेट बेस चाहिए,
मतलब एच एस माइनस क्या है, एसिड। तो डिफरेंस एक एच का है, मैंने कहा तो एसिड तो एक एच प्लस दे दे, देते क्या बनेगा, मतलब एच टू माइनस एच एस माइनस का कॉन्जुगेट है, एच टू एस का नहीं था। अब जैसे एच एस माइनस में कहूं इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो मतलब ये खुद क्या रहे, बेस, और बेस क्या करेगा, एक एच प्लस है। और बेटा ध्यान रही, नेगेटिव वाले सारे एच प्लस ले लेते हैं, जितने नेगेटिव वाले सारे एच प्लस है ले लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूं बेटा H3PO4 H2PO4 माइनस, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो मतलब खुद क्या रहे, ये बेस और एक H प्लस ले लेगा, H3PO4, और कॉन्जुगेट बेस मतलब ये खुद क्या रहे, एसिड, खुद एसिड रहेगा तो H प्लस ए दे देगा, और H प्लस दे देगा तो क्या बनेगा, HPO4 है। एक H पे चलना है, किस पे चलना है, एक H पे। जैसे बेटा मैंने तुम्हें कहा कि H2PO2 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ बेटा। भाई कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो एक H प्लस ले ले, तो एक H मतलब ये खुद बेस रहे, खुद बेस रहे मतलब एक H प्लस ले लेगा, क्लियर है। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब खुद क्या रहे हो, एसिड, तो क्या ये एक H प्लस है दे दे तो क्या बनेगा, देखो बेटा ये होता है H3PO2, ये बेटा H3PO2, और ये है बेटा आपका H2PO2 माइनस। बेटा H प्लस वही दे सकता है जिससे हाइड्रोजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हो, इसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ ही नहीं है। आ रही बात में, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा वही दे सकता है। फॉस्फोरस हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, क्या होती है बेटा, सेम। तो बेटा ये पीएस बॉन्ड टूटेंगे नहीं, तो OH है वही H प्लस दे सकता है, तो यहाँ से H प्लस दिया ही नहीं जा सकता, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है, ले तो इसलिए लिया, O माइनस है ना, O माइनस लेके OH चला गया, मतलब ये इधर आ गया ना, क्लियर। इसने लिया, इसने थोड़ी लिया, इसने तो ले सकता है, इसका मतलब ये सिर्फ ले सकता है H प्लस, मतलब ये क्या है बेटा, सिर्फ बेस है ये, और ओनली बेस है, मतलब ये एम्फोटेरिक है, ये दोगला, बाकी सब दोगले, बाकी सब ये क्या है, जैसे बेटा मैंने तुम्हें कहा क्या ये दोगला है क्या, सॉरी, ये बताओ इसके क्या दोनों चीज हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, कैसे, वो वाला जान सकता है, वो वाला वो एक्सेप्ट भी करता है, क्लियर है। ओ नेगेटिव से H प्लस ले लेगा, अब वो से दे देगा, तो अगर इसने लिया है तो इसका मतलब ये कौन है बेटा, इसने ये बेस है तो ये क्या कॉन्जुगेट है, और अगर ये वो H प्लस दे दे तो मतलब वो एसिड रहा होगा, तो मतलब ये क्या है, दोगला है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट है बेस। बोलो समझ में आई क्या बेटा ये चीज, तो सर वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, उसमें से बना बना के देखना पड़ेगा, समझ में आया बेटा सबको, एम्फोटेरिक और कॉन्जुगेट कौन है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस, किसका डिफरेंस है, एक OH का डिफरेंस भी चलेगा, NH4OH है, जैसे NH4OH आपके पास में, तो बेटा सिंपल सी कहानी है, ये एक बेस है, क्या है बेटा, बेस, तो NH4 प्लस क्या बनेगा बेटा आपका, कॉन्जुगेट एसिड, एक OH का डिफरेंस है, पर ये कम ही है ज्यादातर हाइड्रोजन से, ज्यादातर किससे है, हाइड्रोजन से। और ये बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्जुगेट, क्योंकि बेटा बेस हम पढ़ेंगे बफर, बफर क्या होते हैं बेटा, कॉन्जुगेट पे किस पे चलते हैं, कॉन्जुगेट पे। माता बस साइड ही हो रहा हूँ, बस आप तुम फटाफट लिख लो तो, इधर जो है उधर हो जाओ, ले आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा,
ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, सॉरी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या है बेटा, ध्यान से कि भाई ये पहली बात तो ये लो बेटा ओनली फॉर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सबके लिए नहीं है ना। तो लिखो वैलिड ओनली फॉर, वैलिड ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, वीक बाइनरी सबके लिए नहीं, किसके लिए बेटा, वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जैसे अपने पास एफ बी एक्वस, एफ बी क्या है बेटा, एक्वस, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ए प्लस एक्वस और ए एक्वस में। मैंने कहा किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये ए, ये जीरो जीरो, तो किसी टाइम टू इक्वल टू टी वन पे ये ए माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स। तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। अगर बेटा आपका एक्स है वो लेस देन ए है, तो हम ए माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए। तो के इक्विलिब्रियम, सॉरी, तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए के। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, रूट, एक्स किसके इक्वल, रूट के इक्विलिब्रियम इनटू ए। ये एक्स है बेटा, कौन है बेटा, एक्स। तो अल्फा क्या होता है बेटा, एक्स अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा, रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन ए। मतलब हमें अल्फा आ गया, क्या आ गया बेटा, अल्फा। तो हमें क्या पता लगा कि अल्फा है वो कंसंट्रेशन के रूट के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये तब है जब बाइनरी है। अगर मान लो यहाँ पे ये टू भी बन जाता, क्लियर है, तो यहाँ तो एक्स क्यूब हो जाता ऊपर, फिर रूट आता क्या, फिर रूट ए नहीं आता, आई समझ में। तो ये सब जगह वैलिड है नहीं, बाइनरी मतलब एक के टाइन और एक ए नाइन होना चाहिए, दो ए नाइन भी हो गए तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाता, क्यूब आता तो यहाँ वन की रूट क्यूब आता। पर ये पढ़ने वाली की जितनी वजह से स्टेटमेंट आ जाता है, वरना तो इसको हम खुद ही सोल्व करके बता सकते हैं, 2 मिनट का काम है, ये लोग याद करने की जरूरत है क्या। और ये बात वो भी तब वैलिड है जब ए माइनस एक्स बराबर हो ए के, एजम्पशन पे चल रहा है। स्टेटमेंट आता है अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, के इक्विलिब्रियम, क्लियर है। स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट क्या है कि कंसंट्रेशन के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो ठीक है। आगे हमें तो यार बहुत कम होता है एक्स वैसे, क्लियर है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से लो डीओआई है, डीओआई, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to, is inversely proportional to square root of concentration, तो स्क्वायर रूट, ठीक है। चले आगे, इनडायरेक्ट लेना कंसंट्रेशन के, अल्फा, ये तो एक्स है, क्या है बेटा, अल्फा। नेक्स्ट लिखो बेटा, टॉपिक लगाएंगे नेक्स्ट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ओवर फॉलोइंग फैक्टर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ओवर फॉलोइंग फैक्टर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ओवर फॉलोइंग फैक्टर। कि कौन से फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो देखो हमें पता है बेटा, पहले सबसे पहले देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको ही पता है बेटा, अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अलग होगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी अलग होगा। वीक के लिए क्या होगा बेटा, कम, स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा, तो नेचर पे डिपेंडेंट हुआ ना। तो लिख दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली
आयोनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयोनाइज्ड। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। मुझे पता है बेटा मेरे सारे इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं बेटा, आयनिक कैसे होते हैं, या पोलर तो होते ही होते हैं। तो उसमें एक केटाइन होता है, एक एनाइन, और केटाइन और एनाइन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो कुलामिक अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन है। एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम के लिए होता है, क्या, सॉरी, वैक्यूम के लिए, और ये किसी भी मीडियम के लिए। तो मुझे बताओ अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो बेटा उतना अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो जैसे मैंने साल्ट को पानी में डाला, तो बेटा पानी में डाला तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, तो अगर अलग हर मीडियम अलग अलग होगा, जितना एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा उस मीडियम में अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम। आयंस में अट्रैक्शन कम होगा उतना जल्दी क्या होगा, वो डिसोसिएट। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी ज्यादा। तो लिखो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन depends over dielectric constant of solvent. Higher the dielectric constant, higher the dielectric constant, lesser will be attraction, lesser will be attraction, and more will be alpha, and more will be alpha, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर है, ये छाप लो। लिख लिया? नेक्स्ट सेकंड को बेटा टेम्परेचर। अब तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट ऑफ टाइम आपका जनरली डिसोसिएशन होगा ही होगा, और डिसोसिएशन जितना होगा उतना अल्फा ज्यादा होगा। तो लिखो, जनरली ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, जनरली ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज। लिख लिया? लेकिन बेटा देखो सिंपल सी कहानी, जैसे CuSO4 है, ये बेटा कैसे रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, देख लो एंडो है बेटा। डिसोसिएशन ने CuSO4 का हीट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाई थी आपको। तो CuSO4 की जो ये वाली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है, बेटा पढ़ाया था 2 दिन पहले। बेटा डिहाइड्रेट, जो इसकी हाइड्रेट फॉर्म होती है वो तो एंडोथर्मिक होती है, और ये एक्सोथर्मिक होती है। मैंने इधर लिख दिया तो बस इसी के हिसाब से जवाब दे रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाया था ना। क्लियर है? क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक। मतलब ये जब घुलेगा तो ये रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है। क्लियर? अब ये घुलेगा तभी तो आयंस में टूटेगा। इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड। क्या होगी बेटा, बैकवर्ड होगी। इसका मतलब ये घुलेगा ही नहीं, जब घुलेगा नहीं तो टूटेगा ही नहीं। तो मतलब इस रिएक्शन में उल्टा हो गया काम। मोस्ट ऑफ टाइम तो है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए तो नहीं है। तो लिखो, इफ हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, if heat of solution is electrolyte, if heat of solution of a
electrolyte is exothermic, is exothermic, then increase in temperature, increase in temperature, decrease अल्फा, अल्फा क्या होगा बेटा आपका, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अगर मतलब हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तब तो कहना ही क्या है, तो उसका लिए लिख लो। इफ हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एंडोथर्मिक, if heat of solution of electrolyte is endothermic, then increase in temperature, increase in alpha। छाप लो इसे थोड़ा सा ताकि याद रहे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट शेड्यूल को बेटा डाइल्यूशन थ्योरी। हाइड्रेटेड फॉर्म के लिए एंडोथर्मिक। नेक्स्ट शेड्यूल को बेटा डाइल्यूशन, फोर्थ पॉइंट को बेटा डाइल्यूशन। अब आपको पता है बेटा जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा क्या कंसेंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, कि सर जितना डाइल्यूट करेंगे उतना कंसेंट्रेशन है कम, और जितनी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी उतने अल्फा बढ़ जाएगा। क्लियर, तो लिखो ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑन डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज एट ए सर्टेन लिमिट। कि सर सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो मतलब अगर कोई पूरा टूट ही गया, भाई हमने क्या पता कि शुरुआत में 100 था, आपने पानी डाला 25 अमाउंट टूट गया, 80 नहीं टूटा, फिर पानी डाला फिर 25 और टूट गया, फिर पानी डाला फिर 25 और टूट गया, फिर पानी डाला फिर 25 और टूट गया, तो पूरा 100 टूट चुका है। अब हर बार आपने पानी डाला तो आपको देखा कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे थे, डिसोसिएशन बढ़ रहा था, लेकिन वो पूरा टूट गया, उसके बाद कितना ही पानी डालोगे फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। आप कहोगे सर अब भी बढ़ाओ, आपने तो कहा था बढ़ता है, तो एक लिमिट तक बढ़ता है भाई, पूरा टूटने के बाद कुछ बढ़ता बढ़ता। तो लिखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution weak electrolyte behave as a strong electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। अब तो बेटा डाइल्यूशन थ्योरी में हमने ओस्वाल्ट वाली थ्योरी में हमने कहा a माइनस एक्स है उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये कब करना है कब नहीं करना। तो देखो पहली बात तो आपको क्वेश्चन देखना है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा आंसर दूर दूर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं दूर दूर, मस्त नहीं, मतलब एक का आंसर मतलब ऑप्शन ऐसे दे रखे, एक 70 दे रखा है, एक 100 दे रखा है, 150 दे रखा है, 150 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, मस्त a माइनस एक्स को a लिखो, सोल्व करो। क्लियर है। आपने देखा आंसर ज्यादा दूर दूर नहीं है, 5-5 7-7 के गैप पे आपने नेग्लेक्ट किया, और नेग्लेक्ट किया और वही आंसर आ गया, वो ऑप्शन में दिख गया, तो भाई साहब गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, क्योंकि बेटा एग्जाम में या तो लिखा आता है अप्रोक्स, वरना एग्जाम में अप्रोक्स लेके नहीं कैलकुलेटर से करते हैं अगले। क्लियर है, अप्रोक्स लेके तुम, क्लियर है, तो तुम करके तो फिर हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्लियर है, तो आप सीधा चेक कर लो नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना। जैसे अपने पास रिएक्शन में क्या है बेटा, ए बी एक्वस है, ये किस में टूटा बेटा, ए प्लस एक्वस में, और बी प्लस माइनस एक्वस में, ये ए 0 0, ये ए माइनस एक्स एक्स और एक्स, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। आपको नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना, तो आपको देखना है के इक्विलिब्रियम अपॉन ए, आपका जो के इक्विलिब्रियम अपॉन ए है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस ए 3, इससे छोटा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा। हमारे पास में ये इसके बराबर, आपको क्या कर रहा है, के इक्विलिब्रियम को ए का डिवाइड करना है, अगर इससे छोटा या बराबर आ रहा हो तब तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तब तक आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट।
ए बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ। तो पर इसका जो सिंपल से ए बड़ा होने से कुछ नहीं होता, के इक्विलिब्रियम में बहुत बड़ा हो गया तो दोनों डिपेंडेंट हुआ ना, कि आपको दोनों किसे देखना है कि के इक्विलिब्रियम में आपको ए का डिवाइड करना है। ऐसा मतलब ना सर के इक्विलिब्रियम -7, इसका मतलब टूटा ही नहीं, हो सकता है ए बहुत छोटा हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको के इक्विलिब्रियम कौन ए करना है 6.4 से। अब देखो अपनी एनसीईआरटी तो 5% का बोलती है, कितने का बोलती है 5% तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब एक के ऊपर 0.05 को छोड़ सकते हो। क्लियर है, एक में से एक 0.05 को हटा सकते हो। अपन ने 8% तक कर रखा, कितना कर रखा है, इतना नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्लियर है, के इक्विलिब्रियम अगर आपका ए का क्या है बेटा, ग्रेटर देन है बेटा 6.4 इंटू 10⁻³ 3 से। क्लियर है, तो आपको तो 10⁻³ याद रखना है कि अगर -3 से छोटा आ रहा है, जैसे -4 आया, के इक्विलिब्रियम अपॉन ए, तो ए को एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, एक्स को क्या कर दो, मतलब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a माइनस एक्स क्या है बेटा a, और इस केस में a माइनस एक्स को हम ऑलमोस्ट इक्वल टू a नहीं लिख सकते। मतलब क्या हुआ कि आपको a माइनस एक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक। और नेग्लेक्ट कर दो तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। क्या करना है, के इक्विलिब्रियम में ए का डिवाइड करना है, के इक्विलिब्रियम में ए का डिवाइड करना है। उतारो क्वेश्चन करते हैं। चले हाँ तो आपकी ये क्लास ओवर होने के बाद में आप वो कॉपियां चेक कर लेना। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, फाइंड द H plus concentration, find the H plus concentration and find the H plus concentration and degree of ionization, find the H plus concentration and degree of ionization if 0.01 molar HF, if 0.01 molar HF dissociate into their ions, और आपको बेटा के ऑफ एच एफ दे रखा है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4। अब तो बेटा सिंपल सी कहानी है, अपने कुछ नहीं करना, जैसे अपने पास एच एफ है, क्या है बेटा, किसमें टूटेगा बेटा, एच प्लस और एफ माइनस में। तो मुझे पता है किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ए क्या है खुद ही दे रखा 0.01, 0.01 ये 0 तो मैं क्या लिखूंगा 0.01 माइनस एक्स, और ये कितना होगा एक्स और एक्स। तो जो के इक्विलिब्रियम होगा बेटा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत है। अब जो बड़ा ध्यान से कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर मैं इसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन का डिवाइड करता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻4, और इनिशियल कितनी है बेटा 10⁻⁻2। क्लियर है, तो कितना आएगा बेटा ये, तो क्या ये -3 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो एक तो इसमें गलती क्या होती है बेटा तुमसे, तो तुम 0.01 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तुम ऐसे लिखते हो और इसे -6 कर देते हो, बता रहा हूं मैं जो तुम करते हो। क्लियर है, इसको क्या करते हो -6 कर देते हो ना, कि सर -4 ये -2 -6 कर दिया। ध्यान रही इसे काटेगा बेटा, फिर ये -2 -4 ऊपर जाके काटेगा, तो -2 आया, तो आपने कहा ये तो 10⁻³ से क्या है बेटा बड़ा है, नेग्लेक्ट नहीं करना, क्वाड्रेटिक बनाओ। क्या बनाओ बेटा, क्वाड्रेटिक। तो के इक्विलिब्रियम कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस एक्स। तो सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 एक्स माइनस 4 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक बनेगी तो बेटा x इक्वल टू क्या आएगा, -4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू 10⁻8। तो देखो c की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4a भी होता है, -4ac, तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 16 इंटू 10⁻6 अपॉन ए 2a। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये पहले वाला छोटा ना। गलती बेटा जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि अच्छा ये -6 नेग्लेक्ट मारो, इसको कर देते हो। क्लियर है, बता रहा हूँ तो तुम कर देते हो। तो ये इससे क्या करना है, नेग्लेक्ट, इससे क्या करना है, -8 है, मतलब ये -6 है तो इससे छोटा है, तो 16 इंटू 10⁻6 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -4 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस इधर से क्या आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है माइनस वाले नहीं लेने क्योंकि x माइनस में आ जाएगा। x इक्वल टू ये -4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, -0.4 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻है डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3.6 मतलब 1.8 इंटू 10⁻3। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, x क्या आ गया, और x आ गया तो x क्या है बेटा अपने पास में, H प्लस सी कंसेंट्रेशन। तो ये H प्लस सी कंसेंट्रेशन होगी। सेकंड क्या चाहिए बेटा अपने को, अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, x अपॉन ए। तो 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना, 10⁻², कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻1 18%, 0.18 या 18%। आ रही बात समझ में। अगर आप नेग्लेक्ट करते तो आंसर क्या आता, x कितना आता, 2 इंटू 10⁻³ तो ज्यादा डिफरेंस तो अभी भी नहीं है। क्लियर है, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने कहा दूर दूर तो कोई टेंशन है, पास पास से सोल्व करना है भाई। आंसर ये 1.8 1.9 2 2.1 दे दे तो भाई साहब सोल्व करना। क्लियर है, हमें तब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। मतलब नेग्लेक्ट कब नहीं करना समझा है, नेग्लेक्ट तो करना ही है, अपने तो वही सीख रखा है। क्लियर है, आंसर देखेंगे दूर दूर है, टक नेग्लेक्ट मारा, कुछ नहीं सोचना, डिवाइड करना है कि नहीं करना। आंसर पास पास है तो एक बार चेक कर लो कि डिवाइड करना है कि नहीं करना। क्लियर है, इधर वाले को उधर चाहिए, इधर वाले को इधर, एक तरफा बैठा करो। मैं छत पे बैठ जाऊंगा, पढ़ाएगा कौन। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं छत पे जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो बाय।